सूरज की ऊर्जा हम तक कैसे पहुंचती है, हमारा वायुमंडल गर्म और ठंडा कैसे होता है, और धरती पर अलग अलग जगहों का तापमान अलग अलग क्यों होता है। चलिए खोलते हैं इसे। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। स्रोत हमें याद दिलाता है कि हम सब हवा के एक बहुत बड़े समंदर के नीचे रहते हैं। यही है हमारा वायुमंडल, गैसों का एक लिफाफा जो जीवन को संभव बनाता है। और हाँ, कमाल की बात यह है कि हमारी पृथ्वी अपनी लगभग सारी ऊर्जा, मतलब अपना सारा जिंदा रहने का ईंधन, सीधे सूरज से लेती है। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि जितनी ऊर्जा ये लेती है उतनी ही वापस अंतरिक्ष में लौटा भी देती है। एक तरह का परफेक्ट लेन देन। इसी संतुलन की वजह से लंबे समय में पृथ्वी न तो उबलती कढ़ाई बनती है, न ही कोई बर्फीला गोला। वाह, ये तो गजब का संतुलन है। लेकिन आपने कहा लगभग सारी ऊर्जा, और ये संतुलन तो ठीक है, पर धरती पर हर जगह तो एक जैसा मौसम नहीं रहता। कहीं भयंकर गर्मी, कहीं कड़ाके की ठंड। बिल्कुल सही सवाल। लगभग इसलिए क्योंकि थोड़ी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से भी आती है, पर वो सूरज की तुलना में बहुत ही कम है। और हाँ, ये ऊर्जा पृथ्वी पर बराबर नहीं बंटती। भूमध्य रेखा के पास ज्यादा, ध्रुवों के पास कम। इसी गैर बराबरी से हवा के दबाव में फर्क आता है, और फिर चलती हैं पवनें। यही पवनें और समुद्री धाराएं गर्मी को गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की तरफ ले जाकर तापमान को थोड़ा बहुत बराबर करने की कोशिश करती हैं। दैर्ध्य शॉर्ट वेवलेंथ्स में होती है ना? एकदम सही। इसे वैसे समझें कि सूरज बहुत गर्म है तो वो ज्यादा ऊर्जा वाली छोटी तरंगे भेजता है, और क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह गोल ना होकर थोड़ी चपटी है, जियोइड कहते हैं ना? हाँ, जियोइड। तो उस आकार के कारण सूरज की किरणें हर जगह सीधी नहीं पड़ती। ध्रुवों की तरफ जाते जाते ये किरणें तिरछी होती जाती हैं। अगर हम वायुमंडल के बिल्कुल ऊपर देखें तो औसतन हर वर्ग सेंटीमीटर पर हर मिनट करीब 1.94 कैलोरी ऊर्जा पहुंचती है। और स्रोत में ये भी बताया है कि पृथ्वी और सूरज के बीच दूरी भी साल भर बदलती रहती है। एफेलियन और पेरिलियन, 4 जुलाई को सबसे दूर और 3 जनवरी को सबसे पास। क्या इसका मतलब है कि 3 जनवरी को ज्यादा गर्मी मिलनी चाहिए? तकनीकी रूप से हाँ, 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है उपसौर पर, तो उसे थोड़ी ज्यादा ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, इस दूरी के फर्क का हमारे रोजमर्रे के मौसम पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। अच्छा, क्यों? क्योंकि जमीन और पानी का बंटवारा, हवाओं का पैटर्न जैसे दूसरे कारक इतने ज्यादा प्रभावशाली हैं कि वो इस छोटे से फर्क को मतलब दबा देते हैं। तो ये सोचना कि जनवरी में पास होने से ज्यादा गर्मी होगी, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो फिर सूर्यातप की मात्रा किन चीजों पर निर्भर करती है? स्रोत में कई कारक गिनाए हैं। हाँ, कई चीजें हैं जो तय करती हैं कि किसी जगह को कितनी धूप मिलेगी। एक तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जिससे दिन रात होते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सूरज की किरणों का कोण। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पृथ्वी पर कहाँ हैं, मतलब अक्षांश क्या है। भूमध्य रेखा पर किरणें ज्यादा सीधी पड़ती हैं, ध्रुवों पर ज्यादा तिरछी। हाँ, ये तो है। अरे दिन कितना लंबा है, वायुमंडल कितना साफ है, बादल हैं, धूल है वगैरह। और जमीन कैसी है, पहाड़ हैं या मैदान। इसमें आपने किरणों के कोण को सबसे महत्वपूर्ण बताया। स्रोत में पृथ्वी की धुरी के 66.5 डिग्री झुकाव का भी जिक्र है। इसका क्या रोल है? अरे ये झुकाव ही तो सब कुछ बदल देता है। इसी झुकाव की वजह से मौसम बदलते हैं। सोचिए, अगर पृथ्वी सीधी खड़ी होती तो हर जगह साल भर एक जैसा मौसम रहता। ये झुकाव ही तय करता है कि साल के किस समय में किस गोलार्ध को, मतलब हेमिस्फेयर को, ज्यादा सीधी किरणें मिलेंगी। अच्छा। और सीधी किरणों का मतलब है ज्यादा ऊर्जा कम क्षेत्र में केंद्रित। जैसे टॉर्च की सीधी रोशनी ज्यादा तेज होती है। हाँ, बिल्कुल। तिरछी किरणें ज्यादा बड़े इलाके में फैल जाती हैं, तो उनकी गर्मी कम हो जाती है और उन्हें हवा की मोटी परत से गुजरना पड़ता है, जिससे रास्ते में ही काफी ऊर्जा बिखर जाती है या सूख ली जाती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा वायुमंडल में आ तो गई। अब हवा गर्म कैसे होती है? स्रोत कहता है कि वायुमंडल छोटी तरंगों वाले सौर विकिरण के लिए काफी हद तक पारदर्शी है, मतलब ज्यादातर किरणें सीधे जमीन तक पहुंच जाती हैं। हाँ, ज्यादातर, लेकिन पूरी तरह नहीं। हमारा वायुमंडल एक फिल्टर की तरह भी काम करता है। इसमें मौजूद ओजोन गैस है ना, वो खतरनाक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। जल वाष्प और दूसरी गैसें भी आने वाली कुछ गर्मी को, खासकर नियर इंफ्रारेड को सोख लेती हैं, और हवा में तैरते छोटे छोटे कण वो रोशनी को बिखेर देते हैं।
अच्छा। इसी बिखराव स्कैटरिंग की वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है, और जब सूरज उगता या डूबता है तो उसकी किरणें हवा की ज्यादा मोटी परत से गुजरती हैं, तो नीली रोशनी ज्यादा बिखर जाती है और हम तक लाल और नारंगी रंग पहुंचते हैं। वो खूबसूरत नजारा। वाकई। अच्छा, तो जमीन पर पहुंचने के बाद ये ऊर्जा कैसे बंटती है? क्या हर जगह बराबर धूप पहुंचती है? बिल्कुल नहीं। जैसा हमने कहा, भूमध्य रेखा के पास के इलाके उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल, वहां सबसे ज्यादा ऊर्जा पहुंचती है, करीब 320 वॉट प्रति वर्ग मीटर। वहीं ध्रुवों पर यह घटकर सिर्फ 70 वॉट रह जाती है। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात, क्या? सबसे ज्यादा सूर्यातप भूमध्य रेखा पर नहीं, बल्कि उसके थोड़ा उत्तर और दक्षिण में उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में मिलता है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स? रेगिस्तानों में। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां बादल बहुत कम होते हैं, आसमान एकदम साफ रहता है, तो सूरज की किरणें बिना रोक टोक के जमीन तक पहुंचती हैं। भूमध्य रेखा पर तो बादल ज्यादा बनते हैं, इसलिए वहां थोड़ी कम ऊर्जा पहुंच पाती है। और एक और बात, एक ही अक्षांश पर महाद्वीपों को महासागरों की तुलना में ज्यादा सूर्यातप मिलता है। समझ गई, तो ऊर्जा जमीन तक पहुंच गई। अब सवाल यह है कि ये ऊर्जा हवा को गर्म कैसे करती है? सूरज की सीधी किरणों से तो हवा ज्यादा गर्म नहीं होती, जैसा स्रोत बताता है, तो फिर कैसे? बिल्कुल, हवा सीधे सूरज की किरणों से ज्यादा गर्म नहीं होती है। हवा को गर्म करने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है चालन, कंडक्शन। सोचिए, जब जमीन धूप से तप जाती है तो वो अपने संपर्क में आने वाली हवा की निचली परत को ठीक वैसे ही गर्म कर देती है, जैसे गर्म तवा रोटी को। ये गर्मी फिर धीरे धीरे ऊपर की परतों में जाती है, पर यह प्रक्रिया बहुत धीमी है और सिर्फ निचली कुछ मीटर हवा को ही प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे गरम सड़क के ऊपर की हवा कांपती हुई दिखती है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है संवहन, कन्वेक्शन। जब हवा जमीन के संपर्क में आकर गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। उसकी जगह ठंडी भारी हवा नीचे आती है। ये ऊपर नीचे का चक्कर लगातार चलता रहता है और गर्मी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है। जैसे पानी उबालते समय होता है? हाँ बिल्कुल, जैसे पानी उबालते समय नीचे का गर्म पानी ऊपर आता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाता है। ये प्रक्रिया वायुमंडल की निचली परत, क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर, में बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा तरीका है अभिवहन, एडवेक्शन। ये क्या है? अभिवहन यानी हवा का क्षैतिज बहाव, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। जब हवा एक जगह से दूसरी जगह बहती है तो वो अपने साथ गर्मी या ठंडक भी ले जाती है। जैसे गर्मियों में उत्तरी भारत में चलने वाली लू, वो गर्म इलाकों से गर्मी लेकर आती है। हाँ, लू। या समुद्री हवाएं जो तटीय इलाकों में ठंडक लाती हैं। ये अभिवहन मौसम में बदलाव लाने के लिए संवहन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर हमारे जैसे मध्य अक्षांशों वाले इलाकों में। ये प्रकृति का गर्मी या सर्दी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का तरीका है। अच्छा, तो चालन, संवहन, अभिवहन ये हवा को गर्म करते हैं। लेकिन स्रोत में एक और चीज का जिक्र है, पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये क्या बला है? ये बहुत जरूरी है। देखिए, पृथ्वी सूरज से छोटी तरंगों वाली ऊर्जा लेकर गर्म होती है ना? हाँ। अब कोई भी गर्म चीज गर्मी छोड़ती है ना? हाँ। तो गर्म होने के बाद पृथ्वी खुद भी एक हीटर बन जाती है और लंबी तरंगों, लॉन्ग वेव फॉर्म में ऊर्जा वापस वायुमंडल में छोड़ती है। इसी को पार्थिव विकिरण कहते हैं। इसे आप पृथ्वी का गर्मी छोड़ना समझ सकते हैं। और इसका क्या होता है? ये गर्मी कहाँ जाती है? यहीं पर ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प अपना रोल अदा करती हैं। ये गैसें पृथ्वी से निकलने वाली इस लंबी तरंग वाली गर्मी को सोख लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरह हमारा वायुमंडल सीधे सूरज से उतना गर्म नहीं होता जितना पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई इस गर्मी से होता है। अरे! हाँ, ये एक कंबल की तरह काम करता है जो गर्मी को रोक कर रखता है। फिर वायुमंडल भी अपनी गर्मी अंतरिक्ष में छोड़ता है। तो ये एक अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट तरीका है हवा के गर्म होने का। अरे वाह! मतलब वायुमंडल ज्यादातर नीचे से, पृथ्वी से गर्म होता है, न कि ऊपर से, सूरज से। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे स्रोत पृथ्वी का ऊष्मा बजट यानी हीट बजट कह रहा है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये पृथ्वी का एनर्जी बैलेंस शीट है। जैसा हमने शुरू में कहा था, पृथ्वी लंबे समय में न तो गर्म हो रही है न ठंडी। इसका मतलब है कि जितनी ऊर्जा वो सूरज से लेती है, ठीक उतनी ही वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। बिल्कुल। आमदनी बराबर खर्चा।
लेकिन ये होता कैसे है? स्रोत में कुछ आंकड़े दिए हैं, 100 यूनिट्स आती हैं, 35 वापस चली जाती हैं, 65 सोख ली जाती हैं। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे आसान बनाते हैं। मान लीजिए सूरज से 100 हिस्से ऊर्जा चली। पहला हिस्सा, इसमें से करीब 35 हिस्से तो बिना पृथ्वी की सतह तक पहुंचे ही वापस अंतरिक्ष में लौट जाते हैं। बिना पहुंचे ही? कैसे? बादलों की सफेद छत से टकराकर या बर्फ से ढकी जमीन से परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर। इसी परावर्तन को एल्बिडो कहते हैं। सोचिए, सफेद कपड़े गर्मी को ज्यादा लौटाते हैं, काले कपड़े सोखते हैं। पृथ्वी का औसत एल्बिडो करीब 35% है। अच्छा, 35% वापस। दूसरा हिस्सा, बचे हुए 65 हिस्से पृथ्वी के सिस्टम में दाखिल होते हैं। इसमें से कुछ करीब 14 हिस्से सीधे हवा यानी वायुमंडल सोख लेता है और बाकी करीब 51 हिस्से जमीन और समुद्र सोख लेते हैं। ठीक है, 14 हवा में, 51 जमीन समुद्र पर। तीसरा हिस्सा, अब जो 51 हिस्से जमीन समुद्र ने सोखे थे उसे पृथ्वी पार्थिव विकिरण के रूप में लंबी तरंगों में वापस छोड़ती है। हाँ, वो गर्मी छोड़ना। बिल्कुल। चौथा हिस्सा, इस छोड़ी गई 51 हिस्सों वाली गर्मी में से कुछ करीब 17 हिस्से सीधे अंतरिक्ष में निकल जाती है, लेकिन ज्यादातर करीब 34 हिस्से वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें, बादल वगैरह सोख लेती हैं। साथ ही संवहन और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट से भी गर्मी वायुमंडल में पहुंचती है। अच्छा, तो 34 हिस्से वायुमंडल ने पृथ्वी से ले लिए। हाँ, अब आखिरी हिसाब, तो वायुमंडल ने कुल कितनी गर्मी सोखी? 14 हिस्से सीधे सूरज से प्लस 34 हिस्से पृथ्वी से इज इक्वल टू 48 हिस्से। अब वायुमंडल भी इन 48 हिस्सों को वापस अंतरिक्ष में भेज देता है। प्लस 48 हिस्से जो वायुमंडल से गए, ये हुए 65 हिस्से। और पृथ्वी के सिस्टम ने सोखे भी कितने थे? 65 हिस्से। कमाल है, मतलब जितनी ऊर्जा अंदर आई उतनी बाहर चली रही। हिसाब बराबर। बिल्कुल। ये एक बहुत ही नाजुक लेकिन अद्भुत संतुलन है। हाँ। और अरबों सालों से ये संतुलन बना हुआ है जिससे पृथ्वी पर जीवन पनप सकाए। लेकिन हमने ये भी कहा था कि ऊर्जा हर जगह बराबर नहीं पहुंचती, तो क्या ये बजट हर जगह एक जैसा रहता है? नहीं, भूमध्य रेखा के पास के इलाकों में लगभग 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक साल भर में जितनी ऊर्जा आती है उससे कम वापस जाती है। यानी वहाँ ऊर्जा का सरप्लस या बचत होती है। अच्छा। इसके विपरीत ध्रुवों के पास के इलाकों में जितनी ऊर्जा आती है उससे ज्यादा वापस चली जाती है, क्योंकि वहाँ बर्फ ज्यादा है जो ज्यादा परावर्तित करती है और आने वाली धूप भी तिरछी होती है। वहाँ ऊर्जा का घाटा होता है, डेफिसिट। तो फिर भूमध्य रेखा वाले इलाके लगातार गर्म क्यों नहीं होते जाते और ध्रुव लगातार ठंडे? यहीं पर हवाएं और समुद्री धाराएं फिर से हीरो बनती हैं। वो इस फालतू गर्मी को भूमध्य रेखा के पास से उठाकर ध्रुवों की तरफ ले जाती हैं। ये एक विशालकाय ग्लोबल हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, प्रकृति का अपना थर्मोस्टेट जो तापमान को बहुत ज्यादा बिगड़ने से रोकता है। बेहतरीन। अब इन सब प्रक्रियाओं का नतीजा है तापमान, जिसे हम महसूस करते हैं। स्रोत बताता है कि तापमान को कई चीजें कंट्रोल करती हैं। हाँ बिल्कुल, किसी भी जगह का तापमान कई बातों पर निर्भर करता है। पहला और सबसे बड़ा फैक्टर अक्षांश, लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा से आप जितना दूर जाएंगे सूरज की किरणें उतनी तिरछी होंगी और तापमान आमतौर पर कम होता जाएगा। सही। दूसरा, ऊंचाई, एल्टीट्यूड। जैसा हमने समझा, हवा नीचे से गर्म होती है, तो आप जितना ऊपर जाएंगे हवा उतनी ठंडी होती जाएगी। औसतन हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। तीसरा, समुद्र से दूरी। जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी, पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा। बिल्कुल। इसलिए समुद्र के पास के इलाकों में तापमान ज्यादा बदलता नहीं, सम रहता है, जबकि समुद्र से दूर महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में गर्मी में खूब गर्मी और सर्दी में खूब सर्दी पड़ती है। हाँ, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। फिर हैं हवाएं और समुद्री धाराएं। गर्म हवा या गर्म समुद्री धाराएं तापमान बढ़ा सकती हैं, ठंडी हवा या ठंडी धाराएं घटा सकती हैं। और अंत में कुछ स्थानीय कारक भी होते हैं, जैसे ढलान किस तरफ है, मिट्टी कैसी है, पेड़ पौधे कितने हैं। इनका असर थोड़ा कम होता है, पर होता है। इन सब कारकों की वजह से दुनिया भर में तापमान का एक पैटर्न बनता है। स्रोत में समताप रेखाओं यानी आइसोथर्म्स का जिक्र है। ये क्या होती हैं? समताप रेखाएं, आइसोथर्म्स, नक्शे पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं, जैसे मौसम के नक्शे पर आप देखते हैं।
इनसे हमें पता चलता है कि तापमान दुनिया भर में कैसे फैला हुआ है। जनवरी यानी सर्दी और जुलाई यानी गर्मी के नक्शों की तुलना करना काफी रोचक होता है। क्या दिखता है नक्शों में? आमतौर पर ये रेखाएं पूरब से पश्चिम अक्षांशों के समानांतर चलती हैं, क्योंकि अक्षांश सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन जमीन और पानी के असर से ये मुड़ जाती हैं। कहाँ मुड़ती हैं? जनवरी में, मतलब उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों में। उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, तो ये रेखाएं महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर झुक जाती हैं ठंड के कारण, और महासागरों पर उत्तर की ओर झुकती हैं गर्म धाराओं जैसे गल्फ स्ट्रीम के असर से। साइबेरिया जैसे इलाकों में ये बहुत ज्यादा मुड़ी हुई दिखती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है, तो रेखाएं ज्यादा सीधी रहती हैं। और जुलाई में आधा उतार चढ़ाव मतलब रेंज कहाँ देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा अंतर टेम्परेचर रेंज यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से में मिलता है, साइबेरिया के पास। हाँ। वहां जनवरी और जुलाई के तापमान में 60 डिग्री से भी ज्यादा का फर्क हो सकता है। 60 डिग्री? बाप रे। हाँ। ये जमीन के जल्दी गर्म और ठंडा होने का मतलब महाद्वीपीयता का नतीजा है। वहीं सबसे कम फर्क सिर्फ 3 डिग्री भूमध्य रेखा के पास समुद्रों पर मिलता है। एक आखिरी दिलचस्प चीज है तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, मतलब उल्टा। सामान्य नियम तो है कि ऊपर जाने पर ठंड बढ़ती है, बिल्कुल। व्युत्क्रमण का मतलब है जब ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। ऐसा कुछ खास परिस्थितियों में होता है। सबसे आम है सर्दियों की लंबी साफ शांत रातें। जमीन तेजी से ठंडी होकर अपनी गर्मी अंतरिक्ष में खो देती है। सुबह तक जमीन के पास की हवा ऊपर की हवा से ज्यादा ठंडी हो जाती है। अच्छा, तो नीचे ठंडी हवा, ऊपर गर्म। हाँ, इसका असर क्या होता है? ठंडी हवा भारी होती है तो वो नीचे बढ़ जाती है और ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है। इससे हवा का ऊपर नीचे जाना रुक जाता है, स्थिरता आ जाती है। नतीजा, धुआं, धूल, प्रदूषण सब नीचे ही फंसा रह जाता है और सुबह घना कोहरा छा सकता है, खासकर शहरों में सर्दियों के दौरान। ओह, तो सर्दियों का कोहरा इससे जुड़ा है? काफी हद तक, हाँ। ध्रुवीय इलाकों में तो ये आम बात है। पहाड़ों में भी ये होता है, जिसे एयर ड्रेनेज कहते हैं। रात में पहाड़ों की ढलानों पर ठंडी हुई भारी हवा नीचे बहकर घाटियों में जमा हो जाती है, जबकि ढलानों पर ऊपर गर्म हवा रह जाती है। दिलचस्प। हाँ, और मजेदार बात यह है कि इससे कभी-कभी ढलानों पर उगी फसलें पाले से बच जाती हैं, जबकि घाटी में पाला पड़ जाता है। वाह, तो आज हमने पृथ्वी के एनर्जी सिस्टम की कितनी सारी परतें खोली। कैसे सूरज से ऊर्जा आती है, कैसे चालन, संवहन, अभिवहन और वो पार्थिव विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है, और कैसे पृथ्वी का ऊष्मा बजट एक अविश्वसनीय संतुलन बनाए रखता है। साथ ही हमने समझा कि तापमान क्यों और कैसे बदलता है, और तापमान व्युत्क्रमण जैसे अनोखे अपवाद भी देखे। हाँ, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल और नाजुक सिस्टम बनाते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। और अगर हम इसे आज के संदर्भ से जोड़कर देखें, हमने इस जटिल संतुलन की बात की। सोचने वाली बात यह है कि जब हम बड़े पैमाने पर बदलाव देखते हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, जिससे पृथ्वी का एल्बीडो यानी परावर्तन बदलता है, या समुद्री धाराओं के पैटर्न में बदलाव, तो ये उस नाजुक ऊष्मा संतुलन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, जिसका हमने अभी विश्लेषण किया। ये सिर्फ एक अकादमिक सवाल नहीं है, ये हमारे भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विचार है।